Okay, we're live now. So, hello everyone. So, I'm back again with another episode of upcoming insights on Nardos. So, this episode is the episode 4 and आज हम डिस्कस करेंगे हम सबके क्लोज द कंटेंट द रोड मैप फॉर सीबीएसई क्लास 11th 12th जेई एंड नीट। अब क्यों ये आज का एपिसोड इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब या आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनका इससे फ्यूचर प्लान होगा कि किस तरीके से उनको एक बेटर कॉलेज मिलेगा जो बाय द एंड उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स, एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स गाइड करेगी। तो आज के इसी एपिसोड में आज हमारे साथ शिरीष सर एंड मनीषा मैम दोनों हैं, हु आर द प्रोडक्ट मैनेजर फॉर रिगार्डिंग सीबीएसई 11th 12th नीट। पूरा कंटेंट का जितना भी ये गाइड करते हैं, इनके अंडर पूरी टीम है जो कंटेंट बनाती है, पूरा गाइड करते हैं उनको, पूरा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हमारे साथ, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, पहले तो कैसे हैं आप दोनों? तो आयुष्मान बहुत अच्छे हैं आयुष्मान, आप बताओ आप कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो आज हमारे लिए क्या है, व्हाट इज इन द बॉक्स फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर अस? जी आयुष्मान, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो यार आज देखो, मतलब आपने ये रियलाइज किया होगा ओके कि हमारा नाम ही पेप कोडिंग है, ठीक है? तो अब तक जो भी कंटेंट सारा ड्रॉप डाउन हुआ है वो प्रोग्रामिंग के अराउंड ही हुआ है, कोडिंग के अराउंड ही हुआ है। बट एज आयुष्मान सेड, हम लोग एक नया वर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सीबीएसई वर्टिकल। अब सीबीएसई नाम ही इटसेल्फ काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है? तो हम 2 लेयर्स के ऊपर अपना डिस्कशन रखेंगे। लेयर नंबर 1 में मतलब कि हम एनसीईआरटी के अराउंड बात करेंगे, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम्स, फाइन, बोर्ड एग्जाम्स। और लेयर 2 में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे होंगे। अब सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लाना तो इनफ होता नहीं है ना? अच्छे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छी रैंक लेके आनी पड़ती है। तो उस लेयर 2 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्यों आप ये कर रहे हो, ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप सिर्फ प्रोग्रामिंग के अराउंड ही रहो, आप क्यों ये कर रहे हो, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। श्री सर, आप बताना चाहेंगे थोड़ा इम्पैक्ट के बारे में? हाँ जी मैम, सर्टेनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान, थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन, मजा आ गया। और सेकेंड थिंग इज कि अबाउट द इम्पैक्ट, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है ना, जो कि हमेशा रहती है, वो है इम्पैक्ट, राइट? जैसे कि कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, तो कहाँ अवेलेबल है? वो कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। कितने लोगों के पास वो कंटेंट अवेलेबल है? तो टास्क दो होते बेसिकली, अगर मैं बात करूँ ना, जो हम भी कंटेंट बना रहे हैं, हमारे पास दो टास्क हैं, दो मेजर टास्क हैं। पहला मेजर टास्क है कंटेंट बनाना, राइट? पहला मेजर टास्क हो गया कंटेंट बनाना, और दूसरा मेजर टास्क हो गया कंटेंट लोगों तक पहुंचाना। तो वेब कोडिंग दोनों चीजों पे काम कर रही है, पहला कंटेंट बना भी रही है और दूसरा कंटेंट पहुंचा भी रही है अमेजिंग लोगों तक, राइट? तो और जो इससे एक बात समझ में आती है क्या, कि दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों तक पहुंचाने के लिए इतनी काबिलियत रखते हैं, अपने पास इतना भरोसा रखते हैं अपनी पूरी टीम पर, कि हम कंटेंट बनाएंगे भी और लोगों तक पहुंचाएंगे भी। आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप नाडो से विजिट कर रहे हो, तो हर किसी ने क्या टैगलाइन लगा रखी है? 3 लाख वीडियोस बनाएंगे भी और 3 लाख वीडियोस दिखाएंगे भी। वो किस लिए है? वो इसलिए क्योंकि हमने इतनी काबिलियत है। मतलब हालांकि ये एक ऐसा होगा कि एरोगेंट लाइन नहीं होनी चाहिए, बट इतना भरोसा है, ये बोलूंगा कि इतना भरोसा है, इतनी काबिलियत रखते हैं अपने अंदर कि बनाएंगे भी वीडियोस और लोगों तक पहुंचाएंगे भी, इसलिए हम ये कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है? अब बात आई है कि किस लेवल तक का कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मनीषा मैम ने बताया कि कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है। तो जो बेसिक एजेंडा है ना हमारा, देखो मैं अपना लेवल ना एक लाइन में बताऊंगा आप लोगों को, कि गांव से गांव तक हम लोग IE जैसी फिजिक्स की बुक का सोल्यूशन पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है? जिसको पता होगा IE क्या है, मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूं। जैसे अगर मैं हायरार्की में डिसाइड करूं ना फिजिक्स का लेवल टिल 12th तक, तो सबसे जो टॉप लेवल पे बुक आती है ना, वो IE से बहुत छोटी सी बुक है, मतलब बहुत ही आराम से मिल जाती है मार्केट में, इतनी बड़ी होगी अराउंड, बस अगर मैं साइज के बेसिस पे बताऊं तो। पर उसकी जो प्रॉब्लम है ना, एक एक प्रॉब्लम एक एक चैप्टर को अपने अंदर रखता है, इतनी इतनी औसम बुक है वो। तो हम गांव से गांव तक, रिमोट से रिमोट जगह पे, छोटी से छोटी जगह पे वो वाली बुक का सोल्यूशन पहुंचाना चाहते हैं। ये विजन है मेरा, एक लाइन में हमारा, एक लाइन में अगर विजन बोलूं तो ये है।
राइट? तो इसलिए हम लोग कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके ओके सर, सर, मैं इसमें हाँ फॉर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा भाई लाइव ट्रेडिंग। फीस देखो यार, जिस भी कंटेंट की यहाँ पर बात होगी वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नाडोस का, आप नाडोस पे जाएं, नाडोस पे साइन इन कीजिए। साइन इन करते ही आपके सामने एक कंटेंट टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करो। सीबीएसई का सारा कंटेंट 11th 12th जेई नीट की प्रिपरेशन तक का सारा प्रीमियम कंटेंट इज मेड अवेलेबल फ्री फॉर एवरीवन। अगर ये पेप कोडिंग स्टार्टिंग से करता आ रहा है और अभी अभी और भी आगे करेगा, अभी तक सिर्फ कोडिंग के बेसिस पे ही हमने 3000 वीडियोस डाली हैं फ्री ऑफ चार्ज। उसके बाद जितनी भी सीबीएसई की वीडियोस हैं, कैट की वीडियोस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन की वीडियोस है, सारा का सारा नाडोस पे डलेगा। आप वहां पर जाइए एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज फॉर एवरीवन। सो यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी आयुष्मान, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी दैट हम लोग ना कंटेंट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बट अगर बिग पिक्चर में आप लोगों को बताएं तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ फ्री कंटेंट नहीं दे रहे हैं, हम एक फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये प्रोडक्ट हमेशा आपके लिए। फ्री प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें हैं, वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें हैं प्लेटफॉर्म। मतलब वो सिर्फ कंटेंट देना इनफ नहीं होता। मैंने अपनी लर्निंग जर्नी में यही सीखा है कि सिर्फ कंटेंट देना इनफ नहीं होता। मतलब अगर मैं किसी को चैप्टर 3 का कंटेंट पहले दे दूं तो बंदा पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा। जब तक आप कंटेंट को एक ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं प्रोवाइड करते ना, तब तक उस कंटेंट से प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाती। दैट इज वाई हम लोग सिर्फ कंटेंट नहीं, हम एक फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, हमारा प्लेटफॉर्म और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। देयर इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। ठीक है, यूट्यूब पर कंटेंट काफी सारा अवेलेबल है, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, बट एक ऑर्गेनाइज मैनर में जब तक वो अवेलेबल नहीं होगा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ओके, तो बस उसी चीज के लिए हम अभी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है नाडोस, नॉट अ डिग्री, ओनली स्किल्स, वी बिलीव इन स्किल्स। ठीक है, और कंटेंट के बारे में भी बात करेंगे आगे की बातों में। ओके तो मैम भाई कंटेंट की आपने बात करी कि सबसे पहले तो लाइक सबको पता है कि हमने कोडिंग कंटेंट स्टार्टिंग से फ्री में डाला हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सीबीएसई के टुवर्ड्स जाने का क्या क्या विजन क्या है पेप कोडिंग का, कि यू नो सीबीएसई के 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट है, बट वाई, मतलब भाई यानी जैसे आपने बोला था कि कोडिंग के रिलेटेड ही हम कंटेंट बनाते थे, तो अब सीबीएसई क्यों? देखो यार, मतलब हमने ये जो सोच के स्टार्ट किया था ना, मैं आपको उसे एक वन लाइन में समझाना चाहूंगी। विजन क्या है हमारा? विजन है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ठीक है, तो जब हमने कोडिंग के अराउंड स्टार्ट किया था तो हम ये देख रहे थे कि जो बच्चे थोड़ा एवरेज भी हैं अभी, ठीक है, सब लोग एकदम ब्रिलियंट नहीं होते। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है रादर देन टैलेंट। तो वो कंसिस्टेंसी कब बच्चे में आएगी? जब वो अवेयर होगा। ठीक है, तो ये बात कॉलेज में रह के हम, एक बात अगर आप सोचो, कॉलेज में बंदा आ गया, लेकिन कॉलेज से पहले की भी एक जर्नी होती है ना। बहुत सारे, मतलब आप शहर में जाओ तो आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो अवेयर होंगे जेई नीट से, लेकिन गांव में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको, वो अवेयर ही नहीं होंगे। मे बी उनमें ज्यादा टैलेंट हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, वो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। तो सिर्फ हम अपना विजन कॉलेज के अराउंड क्यों रखें? हमें अपने विजन को थोड़ा पीछे भी लेके जाना चाहिए। तो टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, इसलिए हम लोगों ने अब 11th और 12th पर भी काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे की जो लर्निंग फेज होती है वो तो वहीं से स्टार्ट होती है ना। ये बात है। एक क्वेश्चन, इज वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट इनफ फॉर बीइंग फुल स्टैक डेवलपमेंट? फहीम, इसके लिए आप कल वाली वीडियो जिसमें जसबीर सर आए थे, जसबीर भी आए थे, पूरी वीडियो है, पूरी डिस्कशन हुई है इसी के रिगार्डिंग कि वेब डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, पूरी एक डिस्कशन हुई थी। 1 घंटे का लाइव हुआ था, वो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड एक और कह रहे हैं, दे आर चैम्प एंड हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच सुमीत रश्मि, थैंक यू सो मच फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। सो सर, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कंटेंट आपने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम्स एंड विल कवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट वो कंटेंट है कहाँ? यूट्यूब पे तो नहीं है, या यूट्यूब पे भी डलेगा, या नाडोस पे है, नाडोस पे डलेगा। तो एक बारी हमारे जितने भी व्यूअर्स है, एक बारी उनको कंटेंट अगर दिख जाए तभी शायद विश्वास करेंगे हम पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि YouTube की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा कि हम लोग मतलब बेसिकली 1000 वीडियोस के अराउंड के स्केल पे प्रोवाइड बन जाती हैं कई बार डेली वीडियोस। तो उतनी वीडियोस अपलोड कर पाना YouTube पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई थिंक वो 100 के अराउंड ही वीडियोस आप एक बार में अपलोड कर सकते हो एक दिन में।
तो इसलिए हमने क्या करा है, और YouTube पे एड्स हैं, बेसिकली बहुत सारी डिस्टर्बेंस ज्यादा है, रेदर देन फोकस नहीं बन पा रहा, रेदर देन मेन कंटेंट की। तो इसलिए हम लोग सारा का सारा कंटेंट नाडोज पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से है, स्ट्रक्चर वाइज, पहले क्या है, देन क्या है, देन क्या है, एकदम ऑर्गेनाइज वाइज है, ऑर्गेनाइज है कंटेंट। मनीषा मैम एक बार आप दिखाना चाहोगे, प्लीज शोकेस कर दो एक बार। ओके, सो गाइज ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है, और देखते ही मजा आ जाता है, ठीक है। बहुत आप एक बार amazing प्लेटफॉर्म platform। देखो, बहुत बढ़िया। तो हम एक एक करके सारी चीजों की बात करेंगे। यहाँ पर जो कम्युनिटी टैग है, करियर के बारे में भी बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है अभी के हिसाब से 11th-12th स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड टॉक अबाउट कम्युनिटी, कम्पीट एंड कंटेंट, स्पेशली कंटेंट। तो सबसे पहले कंटेंट की तरफ चलते हैं। ओके, सीखने तो आप कंटेंट पर ही आओगे। तो आप अगर यहाँ मॉड्यूल चेक करें, सीबीएसई मॉड्यूल में आपको हमारा कंटेंट मिलेगा, क्लास 11th एंड 12th। और यार बहुत ज्यादा एफर्ट से बनाई हुई वीडियोस हैं। आप जब वीडियोस देखेंगे आपको डेफिनेटली वो एफर्ट से रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। 11th के अंदर आप ये देखिए सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन कर रखा है, एंड वी आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन साइंस सब्जेक्ट्स, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स। ह्यूमैनिटीज में हमने 3 सब्जेक्ट पकड़े हैं अभी, दैट इज ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। आपको उसमें से 2 रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ज्योग्राफी भी आने वाले कुछ दिन में डल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है ना यार, सब टॉपिक डिवीजन बहुत प्यारा करा हुआ है, कि मतलब किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको किस तरीके से सब टॉपिक को डिवाइड करना चाहिए, कि उस गिवन चैप्टर के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं, फिर सब टॉपिक पढ़ा तो उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ये सारी बातें। तो वो सेग्रीगेशन हम अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छे से आपको डिलीवर कर पाएंगे। वो जो लर्निंग जर्नी होगी वो बहुत स्मूथ हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, जैसे मैं कोई भी चैप्टर खोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो सेकंड यूनिट खोल लेते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा कि यूनिट वाइज उनके चैप्टर डिवाइडेड होते हैं। ओके, कुछ भी, जैसे मैंने ये खोला तो यहाँ पर आपको सेग्रीगेशन दिखेगा टॉपिक वाइज, कि क्या क्या सेग्रीगेशन है इस चैप्टर में। अगर आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो आपका कंटेंट किस तरीके से सेग्रीगेटेड होना चाहिए, ठीक है। द टिश्यू सिस्टम, अब इसके अंदर जाकर आपको वीडियो दिख जाएगी। ओके, तो आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने कंटेंट को सेग्रीगेट करा, ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए। अभी हमारा जितना कंटेंट डला है, अभी हम लोगों का अगर मैं आपको एक स्टेटस बता दूं, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी पे पहले फोकस कर रहे हैं, ठीक है। 11th क्लास का ऑलमोस्ट सारा कंटेंट डल चुका है, थोड़ा सा पार्ट बस रहता है, एंड 12th क्लास का कंटेंट भी आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीटली डल जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर पे हमने बात की थी इनिशियली, हम कॉम्पिटिटिव पर जाएंगे, जेई नीट। ओके जी, ठीक है। तो आप देखो ऐसा हर सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में बहुत प्यारी वीडियोस हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी वीडियोस, मतलब कि जो टीम आपकी वीडियोस ये बना रही है वो सच्ची में सब लोग एकदम स्टार हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं सब लोग। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का हो गया, ऐसा हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। मैथ्स में खोल के देख लीजिए, मैथ्स में देखो कितना प्यारा सेग्रीगेशन कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपका सेग्रीगेशन करके दिया हुआ है। मान लो आपने 3.1 खुद से सॉल्व कर ली, लेकिन 3.2 के किसी क्वेश्चन में आप फंस गए, तो आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जाइए 3.2 में, मान लो मेरे को 6 क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चन में गई और मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन की वीडियो जाकर देख ली। इससे कितना टाइम बच जाता है, हमें सर्च नहीं करना पड़ता लंबी सी वीडियो में कि कहाँ पर है 6 क्वेश्चन। ये फायदा होता है प्लेटफॉर्म का। ये हम चीज आपकी ये प्लेटफॉर्म बेसिकली आपकी लर्निंग जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए बनाया गया। ओके, तो मैम मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दिन के बेसिस पे पेप कोडिंग ये कितना फ्री कंटेंट तैयार कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए? तो बेसिकली अगर मैं दिन के बेसिस पे बताऊं ना, जैसे कि हमारी वर्टिकल्स हैं, कितनी वर्टिकल्स काम कर रही हैं, सीबीएसई की अपनी वर्टिकल्स है। मैम एक बार आप होम पेज पे जाओगे प्लीज? जी बिल्कुल। हाँ जी, तो जैसे आप अगर देखो होम पेज इन बेसिकली, चल ठीक है, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन एक बार बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, तो यहाँ से देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपली, बहुत एकदम ब्रीफ कम वर्डों में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ये रहा पेप कोडिंग, एंड पेप कोडिंग किसने टारगेट करा है सर? जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बीएस का कंटेंट है ना, वेब डेव का कंटेंट है, तो ये तो हम पहले से भी करते आ रहे थे। गेट का कंटेंट भी हमने डाल दिया है, पूरा कंप्लीट है। गेट का कंटेंट एक बार एक्सप्लोर करो, गेट में भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत प्यारी लिस्ट बनाई हुई है, बहुत प्यारी लिस्ट बनाई, कंप्लीट हो चुका है गेट, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, अभी तो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, बट और भी कंटेंट आने वाला है, राइट। तो और इसके अलावा अभी हम लोग एसएससी के लिए जैसे प्रेपजीत नाम की प्लेलिस्ट चला रहे हैं, उसमें भी कंटेंट ऐड किया जा रहा है, राइट। ये तो बाकी वर्टिकल्स की बात हो गई। हम लोग किस पे काम करें? हम लोग सीबीएसई वर्टिकल पे काम करें। देखो हमने बेसिकली बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, सीबीएसई वर्टिकल पे एक बच्चे को जस्ट उसके फ्यूचर के लिए तैयार करना है, बट वी आर रेडी विद इट, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से चलेंगे, ठीक है। और एकदम स्मूथ जर्नी बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो इसका एडवांटेज तो हम लेंगे ही, है ना। प्लेटफॉर्म का एडवांटेज तो मिलता ही है, ताकि ऑर्गेनाइज कंटेंट है और पूरा तरीका बताया हुआ है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। और सिर्फ कंटेंट ही नहीं है, ठीक है, कंटेंट नहीं है। जैसे आयुष्मान, मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा अभी, आपने पूछा कि डेली बेसिस पे कितना कंटेंट बनता है, बट मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सिर्फ कंटेंट नहीं है। देखो, आप हमेशा पढ़ते रहो तो हमें लगता है हम शेर हैं, है ना। पर शेर उस दिन साबित होता है जिस दिन वो अपनी अपने एरिया के लिए एक फाइट जीतता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट बेसिकली, कॉन्टेस्ट को एग्जैक्टली बोलूं तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यहां परफॉर्मेंस दे रहे हो तभी तो जो आपने प्रैक्टिस की है उसका रिजल्ट दिखेगा। तो हम लोगों ने जो, हालांकि जैसे अब तक के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कॉन्टेस्ट है ना, वो सीबीएसई के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज होगी, राइट। वी आर वर्किंग ऑन इट कि आप टेस्ट सीरीज में आपका बेसिकली एक कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है। कॉन्टेस्ट होगा जिसमें जितने भी लोग नार्वस पे रजिस्टर्ड रहेंगे उनका एक कॉन्टेस्ट कराया जाएगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को जज कर सको कि कहाँ कमी रह गई, किस जोन में अभी मुझे काम करना है। क्योंकि देखो, फाइनल जो टेस्ट होगा ना, फाइनल फाइट होती है, वो तो कॉम्पिटिटिव जिस दिन एग्जाम होता है ना, एग्जाम डे, उस दिन फाइनल फाइट होती है। बट उससे पहले ना ये छोटी छोटी फाइट करते रहना चाहिए, है ना। सीधा प्रैक्टिस करके फाइनल फाइट देने जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गिर जाओगे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए ना, मतलब बेसिकली जो कभी ना चला हो उसको सडनली खड़ा कर दिया जाए दोनों पैरों पे, तो वो खड़ा नहीं, चल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस की कमी है, उसने कभी चलने के लिए फाइट नहीं करी है, राइट। तो जैसे कि अगर आप मतलब मून से कभी भी एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न होते हैं, जैसे जो भी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स गए होते हैं, जब वो रिटर्न होते हैं तो उनको खड़ा नहीं कराया जाता डायरेक्टली, बिकॉज वो जीरो ग्रेविटी में रह रहे होते हैं, तो उनके पैर मोशन करना भूल चुके होते हैं। हमारा ब्रेन भी चीजों को भूल जाता है, वो मोशन करना भूल चुके होते हैं, तो पहले उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। अब सोचो, मतलब यार, कोई बंदा अपनी लाइफ टाइम, जैसे अगर वो 30 साल का है मान लेता हूं मैं, ठीक है, और सपोज 2 साल से वो किसी आईएसएस पे है, ठीक है। अब वो, उसने 28 साल तो चलना सीखा है, पर वो अगर 6 महीने के लिए, जैसे 6 महीने के लिए, 6 मंथ या 1 ईयर के लिए, मैं एक पीक मान लेता हूँ कि इतने दिनों के लिए जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। अब सोचो वो 6 महीने बाद जब वापस अर्थ पे आ रहा है, तब भी उसको चलने के लिए सिखाना पड़ रहा है, जबकि उसने 28 साल की मेहनत करी हुई है। मतलब वो प्रैक्टिस करता है, सिखाना है जैसे कैसे सिखा नहीं रहा, बट प्रैक्टिस करता है चलने की, कि कहीं गिर ना जाए। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो फाइनल एग्जाम डे से पहले के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो टेस्ट सीरीज रहा, और जो कॉन्टेस्ट सेक्शन है दैट इज बेसिकली टेस्ट सीरीज फॉर सीबीएसई वर्टिकल, राइट। तो हम टेस्ट सीरीज पे भी काम करेंगे। अब जो फाइट के लिए, जैसे फाइट के लिए जो जो छोटी छोटी चीजें चाहिए, जैसे कि यार नोट्स हो गया, है ना, नोट्स हो गए, एफएक्यूज हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए किसी टॉपिक के, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने अपना कंटेंट डिजाइन करा है ना, वो कुछ इस तरह है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट चीजें, थ्योरी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल्स, बुक के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो गए, राइट। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट हो गई, राइट। अब ध्यान देखो, ये तो वो चीज है जो अवेलेबल है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन करेगा, ठीक है। एफएक्यू कौन करेगा, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो, जो जिस तरह के फाइट सीक्वेंस हमेशा यूज होता है ना, लोग सबसे पहले वही प्रैक्टिस करते हैं। तो एफएक्यूज करना बहुत जरूरी है, एफएक्यूज और पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। और अब जैसे कि पैटर्न चेंज हो चुका है सीबीएसई का, 2 पार्ट्स में टर्म डिवाइड कर दिए गए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 इज ऑल अबाउट एमसीक्यू एंड टर्म 2 सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज भी तो करना जरूरी है टर्म 1 के लिए। तो हम लोग ये सेक्शन, इस तरह के कंटेंट, इस ऑर्डर में कंटेंट अपलोड करेंगे, और साथ के साथ ही जो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे थ्योरी में नोट्स, और हर किसी के लिए वीडियोस तो सबके लिए ही अवेलेबल हो जाएगी, हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियोस तो अवेलेबल ही रहेगी। तो यार ये बेसिकली एक आइडिया था। अब आपने पूछा कि कितना कंटेंट बन रहा है, कितना कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड होता है, तो आप सारी वर्टिकल्स में लगा लो। जैसे कि हम एक दिन की करीब करीब 100 वीडियो अपलोड बना रहे हैं अभी, मिनिमम स्केल पे मैं 100, हमारी टीम 100 वीडियोस बना देती है एक दिन की, ठीक है। अब मैं अपने अगर वर्टिकल की बात करूं तो हमारी टीम अभी छोटी है, बाकी सब अगर मैं वर्टिकल की बात करूं उसके कंटेंट, उसके अनुपात में, उसके रेशियो में हमारी टीम छोटी है। और जैसे अगर मैं गेट की बात करता हूँ, गेट वर्टिकल की बात करता हूँ, तो उसमें अराउंड 250 वीडियोस डेली बेसिस पे बनती है, अराउंड 250। ये भी मैंने कम बताया है। देखो, 22 लोगों की टीम भी अगर एक दिन में, उनमें इतना पोटेंशियल है ना, उस टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो कम से कम 20 वीडियोस एक दिन में बनाते हैं। तो आप ये लगा लो अराउंड की जिस दिन उनकी टीम वीडियोस बनाती है ना, 500 वीडियोस के अराउंड आती है, ठीक है, 500 वीडियोस के अराउंड आ जाती है। ये सिर्फ 2 वर्टिकल की बात हो गई, ये हो गया सीबीएसई के राउंड, ये हो गया गेट के राउंड। अब बात करते हैं डीएसए। डीएसए और डेव में तो यार हमें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो मैं अगर इसी रेशियो में बात कर लूं तो ये देख लो आप, सिंपल, ठीक है।
कम से कम भी मैं अगर बता रहा हूँ तो 1600 वीडियोस आ रही हैं। तो इतनी वीडियोस तो डालना आई थिंक यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए तो हमने नाटोस बना रखा है कि यार हम कंटेंट अपनी स्पीड से डालते रहेंगे, हमें कोई चीज रिस्ट्रिक्ट ना करे कंटेंट डालने के लिए, और ना ही पढ़ने वाले के लिए करे। जैसे कि यार एक वीडियो देख रहे हो आप, देखते के साथ ही ऐड आ गई, ऐड से उधर चले गए, फिर कुछ और देखने लगे, फिर जो जिस मेन चीज के लिए हम आए थे वो तो भूल ही गए। भाई यहाँ पे आओ, अपना कंटेंट देखो जो वीडियोज हैं। और यार मतलब जैसे कि फीस की बात करें यहाँ पे, ये मैंने देखा कमेंट में फीस की बात करें, तो यार एक बात सोच के देखो, अब तक आप 3 वेबिनार देख चुके हो यार, कंटेंट का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मतलब ये बात है हमारी भावनाओं पे ठेस पहुंचा देती है थोड़ा सा। एक्चुअली में कंटेंट का कोई चार्ज नहीं है, कंटेंट तो फ्री है। जैसे जो भी चार्ज हुआ वो सर्विस के लिए हुआ ना। अगर लाइव क्लास हो रही है, अगर आपको पढ़ना है तो कंटेंट देख लो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, नाडोज पे पूरा कंटेंट डल चुका है। अगर मैं डीएस के अराउंड की बात करूं तो आप देखो, डीएस के अराउंड हमने सारी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो डाल दिए। तो ये आई थिंक बोलना सही नहीं है कि फीस बहुत ज्यादा है। यार कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए, पढ़ो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, है ना। तो आई थिंक 1600 के अराउंड वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। सो आयुष्मान, ओवर टू यू। Yes, sir. Sumit कह रहे हैं guys please, मैं I think I'm supporting you but generally I love you all. Thank you so much Sumit. Sumit और थैंक यू Smith, सुमित, थैंक यू सो मच टू। थैंक यू सो मच। तो तेज सर, जैसे आपने बात करी द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पेड में क्या है और फ्री में क्या है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब फ्री है, सब फ्री है। बस यही है कि जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ पर हमारे मेंटर्स आके रोज डेली बेसिस पे आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर वो चीज़ पेड है। डाउट सपोर्ट 12 घंटे का पेड है। देन ये डिफरेंस है। नॉलेज तो सबके लिए फ्री है, ये स्टार्टिंग से फ्री थी, आगे भी फ्री रहेंगी। जब तक 3 लाख वीडियोस हमारे यहाँ के बंद नहीं जाते तब फ्री ही रहेंगी, उसके बाद भी फ्री रहेंगी। तो ये मेन रहता है। बट सर, अगर मैं 11th-12th की बात करूँ तो हम सब ने ये जर्नी एक्सपीरियंस करी है। चाहे मैं, है ना, चाहे मैं किसी भी बात करूँ, चाहे वो कोडिंग के रिलेटेड हो स्टूडेंट या कोडिंग के रिलेटेड नहीं हो, वो 2 साल की जो 11th-12th की जो इंपॉर्टेंट जर्नी है, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, सबने फेस करी हुई है। तो उस जर्नी में क्या, किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें एंड कहाँ तक वो जर्नी जानी चाहिए, तो उसके बारे में एक रोड मैप के ऊपर अगर आप थोड़ा लाइट डाल सकते हैं, इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करते हो कि 2 साल में बच्चे को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये मैम हैंडल करेंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट डिपेंडेंट भी है एंड सो सब्जेक्ट डिपेंडेंट भी है, ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है डेफिनेटली। ओके, तो यार देखो आयुष्मान, मैंने ना 2 चीजें नोटिस की हैं। जैसे जनरली ना बच्चों का जब वो 11th-12th में होते हैं, 2 फोकस होते हैं उनके, ठीक है। तो उनका जो फोकस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना उन 2 पार्ट को मैनेज करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक स्टूडेंट के लिए बैलेंस बनाना, ठीक है। तो भाई एक प्रेशर होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, 95 से कम तो जचता ही नहीं है, ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स में गुड मार्क्स लेके आना है, सही है, मतलब होना भी चाहिए, डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही बार आपका 12th का बोर्ड एग्जाम आता है, और आप कभी इन फ्यूचर हायर स्टडीज के लिए जाते हो, कुछ भी चीज होती है, वो चीज एक इंटरव्यूज के लिए भी जाते हो, तो उसमें भी एक वो लगा देते हैं कि नहीं इतने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दूसरी चीज, यार नंबर कितने भी ले आओ, जब तक आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तब तक भी कोई बहुत ज्यादा वो चीज नहीं हो पाती है। मतलब कॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो आप अच्छी चीज नहीं अचीव कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बट मेरा मानना ऐसा है ना यार, आपको जान लगानी पड़ती है। आप अगर अच्छा कॉलेज लेने के लिए जान लगा लोगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास थोड़ा इजीली आ जाएगी। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरव्यूज आपके पास थोड़ा आसानी से आ जाएंगे, कंपनीज आपके पास थोड़ा आसानी से आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज आसानी से आ जाएंगी। अगर आपने एग्जाम्स के टाइम पे मेहनत नहीं करी है तो ठीक है, अब जो भी कॉलेज मिला है उसमें पूरी जान लगा दो। एक बार आपको बहुत ज्यादा जान लगानी ही पड़ती है उस अपॉर्चुनिटी को अपने पास लाने के लिए, ठीक है। पॉइंट तो पे मैं दूसरी आऊंगा चीज मैम है, एक बार। हाँ जी बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो रोड मैप कुछ ऐसा होना चाहिए ना, इन दोनों चीजों को अलग अलग ना समझें, अलग अलग ना समझें, इन दोनों चीजों के बीच बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। जैसे कंटेंट की अगर बात करूं, पढ़ाई तो सेम ही होती है। मैंने खुद जेई दिया है, ठीक है। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, पढ़ाई सेम ही होती है दोनों जगह। सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाई सेम होती है, और जेई का जो सिलेबस है वो भी सेम होता है। द ओनली थिंग डिफरेंट इज द लेवल। लेवल बोर्ड एग्जाम्स में स्लाइटली थोड़ा कम रहता है, और जेई में ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो बैलेंस बनाना क्या जरूरी है कि जब आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो आप 1 महीने का बफर बना के रखो कि मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, मुझे मेरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है।
तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या चीज जरूरी है? बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूरी है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, आपको अच्छा, आपने पढ़ाई अच्छी कर रखी हो, ठीक है, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी कर रखी हो, प्रीवियसली आपने थोड़ा काम करा हो, कंसेप्ट आपको पता हो, ठीक है। प्रीवियस स्टडीज बहुत मैटर करेंगी, मतलब जो आपने उन 1 साल उन 2 साल में पढ़ाई करोगे वो बहुत मैटर करेगी, ओके। तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा, सही है, डर कम हो जाएगा। और जब वो डर कम हो जाएगा ना, तो आपके पास ये चीज खुल जाएगी कि हाँ, एग्जाम्स के लिए तो मैं कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हूँ, अब मुझे जेई के बारे में भी सोचना है। जेई में क्या जरूरी है यार? जेई में राइटिंग स्किल्स जरूरी है, कौन देख रहा है आपने रफ पेपर कैसे सॉल्व करा है? जेई में जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, कि आपने उन दोनों सालों में अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसा बनाया, आपके पास वो एप्टीट्यूड आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या बात डिफरेंट रहती है? जैसे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, यहाँ पर जिक्र भी नहीं होता है उसका, इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता। आप अगर कुछ भी स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे फिजिक्स की, बीएम शर्मा, डीसी पांडे, आई रोडो, तो आप रियलाइज करेंगे कि एफबीडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई एडवांस में, जेई मेंस में। तो वो लेवल की प्रिपरेशन में ना आपको एक बैलेंस बनाना जरूरी है कि हाँ, जब एग्जाम आए तो शिफ्ट हो जाओ इधर की साइड, थोड़ा इंक्लाइंड हो जाओ, बट जब एग्जाम्स ना हो तो उस लेवल की प्रिपरेशन रखो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लेवल की प्रिपरेशन भी रखो अपने हर एक टॉपिक में भी, ठीक है, हर एक टॉपिक को उस तरीके से पढ़ो। मतलब अगर मैं डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यार, डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता है, थोड़ा इमोशन जागरूक हो जाता है, वही पढ़ा है इतने टाइम से, इसलिए तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार, मतलब चीजों की ब्रेथ पर जाओ पहले। जैसे अगर आप एक जेई स्टूडेंट हो, जेई स्टूडेंट की जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो जेई स्टूडेंट की जर्नी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पीसीएम की बात कर लेते हैं, पीसीएम कि पहले ना आप स्टार्टिंग के टाइम में चीजों की ब्रेथ एक्सप्लोर कर लो, उतनी ब्रेथ एक्सप्लोर कर लो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए डर ना लगे, वो डर खत्म हो जाए, ठीक है। एक बार आपने अपनी ब्रेथ एक्सप्लोर कर ली है ना, तो अब फिजिक्स में जो जो चैप्टर है उनकी डेप्थ को रीच करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि एक बार एनसीईआरटी के मैंने सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। फिर उस टॉपिक में घुसो अंदर कि हाँ, अब इस टॉपिक का मैं स्टैंडर्ड बुक से एक एक प्रॉब्लम खत्म कर देता हूँ। क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, शुरू से ही मान लेते हैं कि ठीक है, जेई की प्रिपरेशन करनी है, एक ही चैप्टर पे उन्होंने अपने बहुत सारा टाइम लगा दिया, 2 महीने एक ही चैप्टर पे लगा दिया, उससे आपका बैलेंस खराब हो जाता है। आपके पास अब आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही कम टाइम है, तो वो चीज जरूरी है। पहले चीजों की ब्रेथ एक्सप्लोर कर लो कि हाँ, फिजिक्स में जो जो चैप्टर्स है ना, मैंने एक नॉलेज गैदर कर लिया, मैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, और उसके बाद अब मुझे डेप्थ में जाना है, अब मुझे बाकी स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना है। ये चीज होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बैलेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंस, कंसिस्टेंसी, ये चीजें बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम भी होती है कि ठीक है, शुरू के टाइम तो खूब मस्ती कर ली, अब अचानक से 12th में जाके डर लगने लगा है चीजों को। 11th के टाइम पे जनरली देखा जाता है बच्चों का स्कोर डाउन होता ही है। मतलब 11th एक तो टफ भी होती है कंपैरेटिवली, और दूसरा उसमें मतलब थोड़ा इतना पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है। तो अगर आप पहले दिन से वो कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो आपको एंड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये चीज तो नॉर्मल लाइफ में किसी भी टॉपिक पे लागू होती है, वही यहाँ पे पढ़ाई के स्टैंडर्ड होने का एक एरोगेंट आ जाता है, और साइंस ली होती है स्टार्टिंग में, तो वो भी एक फील होती है कि साइंस ले ली है। आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट। मैं पूरा रिलेट करवा रहा हूँ इससे। बिल्कुल सही। तो ठीक वो है, चीज तो ये भी है। वो चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब कि यार, एक आइडियल स्टूडेंट की डेफिनेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए ना मेरे ख्याल से, कि यार आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो पढ़ा है आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, आप डरो मत। और नई लर्निंग के लिए ना आपको हमेशा मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जितना पढ़ा है उसी पे कॉन्फिडेंट हूँ, जेई मेंस आ गया और आपने सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक की चीजें पढ़ी हुई, इतना कॉन्फिडेंस नहीं। जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, और न्यू जो चीजें है ना, न्यू क्वेश्चन, न्यू लर्निंग पार्ट, उस पे जरूर जाइए, उस पे जरूर जाइए। पुराना पे कॉन्फिडेंस रखते हुए इस पे जाइए कि हाँ, अगर मैं एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक पूरी सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं जेई मेंस में भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। अब ये प्रिपरेशन यार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी थोड़ा चेंज हो जाती है, जो रोड मैप्स हैं ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा चेंज होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में, तो व्हाट आई फील इज कि एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो हाँ, केमिस्ट्री में 3 लेयर्स आ जाती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिजिकल के लिए थोड़ा जरूरी है, फिजिकल के लिए थोड़ा जरूरी है कि आप बाहर के एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करें। बट थ्योरी पार्ट की जहां तक बात है ना, मतलब इसे 2 पार्ट में ऐसे लिख लेते हैं। केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं पहले, है ना। तो थी मेरे पास बायोलॉजी भी,
बट उतने अच्छे से पढ़ी नहीं थी। पीसीएम भी चारों थे मेरे पास, बट आई फोकस्ड मोर ऑन पीसीएम। ठीक है, आई कैन ये रिलेट चीज मैम, मेरे पास भी चारों थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड है। बायोलॉजी। तो आपको समझ आ रहा होगा वो दुख। यस यस यस। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो दो चीजें यार, थ्योरी थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चंस। भाई आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन के बिना तो बात नहीं बनेगी, डेफिनेटली नहीं बनेगी। थ्योरी के लिए ना एनसीईआरटी इनफ होती है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि थ्योरी के लिए आपको बाहर से कोई रेफरल बुक रेफर करनी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा बुक लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा बुक लगानी पड़ेगी। अभी एक्स्ट्रा बुक भी वेरी करती है। फिजिकल के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी बुक है, मॉरिसन एंड बॉयड। क्योंकि अगर आप जी एडवांस का पेपर उठा के देखो ना, तो ऑर्गेनिक बहुत डोमिनेंट हो जाती है वहां पे। ऑर्गेनिक से बेस्ड बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट। तो उसके लिए अब ये बुक बेसिकली वहां फील्ड वाइज मैटर करेगी कि फिजिकल के लिए कौन सी बुक लगाएं, जो कि हम आपको आगे वाली वीडियोस में कंसिडर करवाने ही वाला है। फिजिकल के लिए मेरी फेवरेट तो आरसी मुखर्जी थी। ठीक है, आरसी मुखर्जी तो डेफिनेटली हम बनवाएंगे ही। साथ ही साथ जो भी और स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सारी की सारी आपके पास डली हुई मिल जाएंगी आपको। मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि हम लोग किस लेवल तक जाना है, जैसा श्री सर ने शुरू में ही कहा कि वो आई रोडो वाले लेवल तक जाना है, उस लेवल में बहुत सारी चीजें आएंगी। मैथ्स के लिए ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की एक बहुत मोटी सी बुक आती है आर डी शर्मा, तो उसमें अराउंड 40,000 to 50,000 क्वेश्चन होंगे, सारे आपको मिल जाएंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। रिसोर्सेज की कमी नहीं रहने देंगे हम अपनी साइड से, रिसोर्सेज पूरे होंगे। ठीक है, मतलब कोई बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि यार रिसोर्स नहीं थे इसलिए मैं कर नहीं पाया, रिसोर्स तो पूरे थे। ठीक है, बुक नहीं ले तो सकते तो यहाँ से कर लो, है ना। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। और फिजिकल के लिए कोई बुक हो जाएगी। ऑर्गेनिक के लिए आपको किसी दूसरी बुक से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए भी, मतलब इनऑर्गेनिक में मैटर करती है थोड़ी थ्योरी, एक्सेप्शंस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वो कवर हो जाती है यहाँ से। इनऑर्गेनिक काफी कमी बाहर से पूछी जाती है। एनसीईआरटी में वो डीप डाउन जो बातें होती है ना, कि मार्क करो, पहली बार पूरी बुक पढ़ो, ब्रेथ कर। जस्ट अ मोमेंट गाइस, आई थिंक थोड़ा इशू हो गया। जस्ट मोमेंट, 2 मिनट लेंगे। तो 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे हमें शिरीष सर एंड मनीषा मैम। जस्ट 1 मिनट। आई गेस ये टाइम लिमिट का इशू आ गया था। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी और बातें रहेंगी रिगार्डिंग सीबीएसई, क्योंकि अभी मैम पूरा रोड मैप समझाए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं भी मैम से पूछूंगा कि मैम ये जो जैसे 2 साल की काफ़ी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ना एक रियलाइजेशन फैक्टर इस चीज़ का थोड़ा लेट आता है कि जैसे इलेवेंथ में, जैसे मैम ने कहा कि इलेवेंथ इज कंपैरेटिवली टफ। तो टफ में क्या करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन 12th ओनली। तो वो जब 12th में स्टार्ट करते प्रिपेयरिंग, तो 1 साल तो उनका ऑलरेडी कम हो गया, राइट। तो वो 1 साल की फर्दर जर्नी में वो 2 साल का कंटेंट किस तरीके से सारा कवर करेंगे, उस चीज के बारे में थोड़ी सी एक डिस्कशन और चलेगी। तो सबसे पहले तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको शेयर करें, जो भी अभी 11th 12th या तो 10th उनकी पास हुई है, या 11th से जब ये 12th में चढ़े हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। उनको बताइएगा कि एक प्रॉपर रोड मैप, जैसे हमने डीएसए का बनाया है, डीएसए का हम आप सबको बताते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में 6 महीने की जर्नी रहती है, कि 6 महीने पढ़ लो अच्छी कंपनी मिल जाएगी। वेब डेवलपमेंट में हम कहते हैं कि 3-4 महीने की जर्नी है, वो पढ़ लो अच्छी कंपनी मिल जाएगी। लेकिन सीबीएसई की जो जर्नी है ना, वो 2 साल की है। अगर उस 2 साल की जर्नी में, क्योंकि जैसे सर से आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं यही कह रहा था चैट के साथ कि 2 साल की ये जर्नी रहती है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 1 साल के बाद रियलाइजेशन होती है। 11th 12th में जब वो पहुंचते हैं, तब उनको रियलाइज होता है यार कॉलेज के लिए पढ़ना है। तो वो 2 साल के सिलेबस उनको 1 साल में कवर करना होता है, तो वो काफी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑब्वियसली यही पूछूंगा कि वो जो 2 साल का जो टाइम लिमिट रहता है, 2 साल का, अगर सपोज स्टूडेंट्स को 1 साल में कवर करना है, तो वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल आयुष्मान, एक बार तो मैं बताना चाहूंगा, आप हमारा संघर्ष लेवल देख रहे हो, 2-2 बार मीटिंग बना रहे हैं। ठीक तो है, आई गेस तो जूम का थोड़ा ना टाइम लिमिट का इशू हो गया था, बट एक बार आप मुझे राइट से दो, देन मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है आयुष्मान, आप राइट से दो। हाँ जी सर, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो देखो यार, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी काम को करने के लिए ना
बेसिकली मैं एक ग्राफ एनालाइज करता हूँ। मैंने एक चीज एनालाइज करी है, वो ग्राफ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो तो उसके लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो किस तरह लगाने चाहिए। देखो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। हाँ जी, तो ध्यान से देखो। जैसे मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि यार ये एक ग्राफ है मान लो, ठीक है, ये इसे ग्राफ मान के चलो। एंड सपोज करते हैं कि ये मेरा एक सोर्स पॉइंट है, ठीक है, जहां से मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। और ये मेरा एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां तक मुझे जाना है। ये किसी भी चीज में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दो, बेसिकली आप कितने भी, दो मेजर टाइप के स्टूडेंट्स की बात करता हूं, ठीक है। पहला मेजर टाइप है जो कंसिस्टेंट है, डेडिकेटेड है और हार्ड वर्किंग है ना। मैं स्मार्ट वर्क को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा, मैं हार्ड वर्किंग कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। आप ध्यान रखना, उसके लिए पता है ये जर्नी कैसे होगी। वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक, इसको सपोज करो ये टाइम है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा होगा ऐसा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बट फिर भी ये टाइम है, ठीक है। एंड इसको एफर्ट समझना, ये एफर्ट्स हैं, राइट, कि इधर से एफर्ट लगाना जा रहा है। आप ध्यान से फिर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता नजर आ रहा है ना, ऐसा। तो आप सोच के देखो, टाइम है, वो टाइम के साथ साथ एफर्ट को बढ़ाता जा रहा है और सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, है ना। उसका ग्राफ ये लीनियर है, ये ग्राफ लीनियर है, ठीक है। अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझते हो तो बात समझ में आ रहा होगा कि ये लीनियर ग्राफ है ना, जिसमें, हाँ जी बिल्कुल। तो लीनियर ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है, बस वो अपने टाइम के साथ साथ एफर्ट बढ़ा रहा है और सक्सेस की तरफ पहुंचा जा रहा है। इसको मैं सक्सेस पॉइंट अगर मान लू तो, जिस भी पॉइंट को आप अपना सक्सेस पॉइंट मानना चाहते हो, जैसे कि आप 11th में हो और आप किसी आईआईटीज में जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर मतलब एम्स में जाना चाहते हो, हम दोनों वर्टिकल में बात करेंगे, ठीक है। या फिर आप मतलब किसी अच्छे कॉलेज में जाके अपना ड्रीम कॉलेज अपने आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा, अपना ड्रीम कॉलेज आप सिलेक्ट कर लो, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, मैं इसका ऐसा बोलूंगा ये ड्रीम कॉलेज है, राइट। तो आप अपने सक्सेस पॉइंट को ड्रीम कॉलेज मान के चलो। तो यार अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो आपका ग्राफ एकदम स्मूथ रहेगा ऐसा। अब मान के चलते हैं ये तो टाइप 1 हो गया, ठीक है। टाइप 2 कौन है, 11th में आए हैं, अब लग रहा है कि स्कूल में सीनियर बन गए हैं, ठीक है। स्कूल में सीनियर बनने की अलग फील आती है, जैसे 11 में जाते हैं ना, लगता है अब तो हम स्कूल में सीनियर है। दूसरी चीज ना पता है क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि साइंस ले ली होती है, ठीक है, साइंस ले ली होती है। इसका भी एक अलग अलग फीलिंग होती है कि भाई साइंस स्टूडेंट है, सीनियर में भी साइंस स्टूडेंट है, तो उसकी एक अलग फील आती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम बढ़ता जाता है बट हम एफर्ट नहीं लगा रहे होते, टाइम बढ़ रहा है एफर्ट नहीं लगा रहे। अब जब यहाँ पे सपोज इसको हाफ टाइम में मान लूं कि 12th क्लास में आ गया, अब मुझे याद आया मेरी डेस्टिनेशन तो ये थी, तो मैं यहाँ से क्या करना स्टार्ट करता हूँ, भाई भागना स्टार्ट करो, एफर्ट्स को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम एक एक रात में एक एक चैप्टर खत्म कर रहे होते हैं। देखो हमारे पास लीनियर टाइम था, आराम से, है ना, कंसिस्टेंट रहते, यहाँ पे मस्ती वस्ती करते हुए आराम से चलते, कंप्लीट हो जाता। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट भी बढ़ाते जा रहे हैं, हो भी नहीं रहा, डर भी लग रहा है बहुत ज्यादा कि कैसे कर पाएंगे। तो यार ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह आगे बढ़ना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। मतलब मैं दोनों ऑप्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि पॉसिबल ये नहीं है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। पर यार पहली चीज ना, एक 11th क्लास के स्टूडेंट को अपने मन में ना ये वाला ऑप्शन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल है बट विद लेस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेस प्रोबेबिलिटी के साथ पॉसिबल है। इसको आप आराम से अचीव कर सकते हो, सिर्फ इन तीनों चीजों को ध्यान में रखो। तो आयुष्मान पहली चीज तो ये कि स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि यार अगर वो 2 साल की जर्नी है तो उसको 2 साल में कंप्लीट करो, तीनों चीजें ध्यान में रखो और स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। बट अगर आपने ये सोचा कि अगर मैं 11th क्लास मेरी पार हो चुकी है, अब मैं कैसे जाऊंगा, तो यार देखो पॉसिबल तो वो भी है, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, एफर्ट्स का रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेट बढ़ाओगे तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा जर्नी तो पॉसिबल है, जर्नी पॉसिबल है। अब रोड मैप्स की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी बन जाएंगी, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि पॉसिबल है। इनफैक्ट इसको आप कभी भी सेट कर सकते हो। अगर कोई अभी कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है तो सोच के देखो यार, ये वही बिल्कुल फेज है कि कोई फर्स्ट ईयर में है और ये 4th ईयर की उसकी ड्रीम कंपनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट ईयर में तुमने मस्ती कर दी, बहुत ज्यादा मजे करे हैं, ठीक है, पार्टीज में गए हो, फ्रेशर पार्टी यहाँ वहां, तब आपको यहाँ सेकंड ईयर में रियलाइज होगा कि, और सेकंड ईयर में भी अगर सोचो, अगर ऐसा हो गया ना ये ऐसा, तब आप सोचो कितना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा यहाँ तक के लिए। तो और कई बार ऐसा होता है, ये चीज ऐसे देखो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस ग्राफ को ऐसा बना लो ना तो भी टाइम ज्यादा लगेगा, सक्सेस रेट पे पहुंचना चाहोगे तो पहुंच सकते हो। तो ये इसमें मैं किसको बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं पर्सनली मैंने डीएस में जॉब स्विच प्रोग्राम पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है
और मतलब बच्चे यहाँ पे आके यहाँ से एफर्ट लगाना शुरू करते हैं और अपने कॉलेज के बाद भी अपने ड्रीम कंपनी तक पहुंच जाते हैं, ये पॉसिबल है। तो यार अभी इसके हम बात नहीं करते, हम 11th के अराउंड ही आ रहे थे, तो मैं वापस आ जाता हूँ इस पे ही। तो आयुष्मान ये पॉसिबल है, बस एफर्ट्स मुझे स्टूडेंट के चाहिए होंगे। अगर वो अपना एफर्ट देने के लिए तैयार है तो मैं उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ आराम से। बस उसका एफर्ट इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क को मैं कंसिडर नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्मार्ट वर्क को नहीं कंसिडर करते। ओके सर, एक और क्वेश्चन भी आया है, इनफैक्ट मेरे माइंड में भी क्वेश्चन था। एक तो उन्होंने पूछा है कि कैन आई गेट पाइथन सीबीएसई कोर्स, तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं। और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पेप कोडिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कोडिंग कंटेंट ओनली, बट अब हम सीबीएसई में आ गए हैं, तो सीबीएसई में भी तो सीएस का एक सब्जेक्ट रहता है, तो उसको किस तरीके से हम पेप कोडिंग के स्टाइल में, पेप कोडिंग के अंदाज में बच्चों के लिए लेके आएंगे फॉर फ्री ऑफ चार्ज? वो कंटेंट कैसे आएगा और वो कंटेंट क्या है? देखो, वी ऑल आर टेक गाय, है ना, फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। बट है ना, तो ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ जैसा कि बताया कि ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट हमने ऐड ऑन करे हुए हैं, एंड वी वर्क टू बेसिकली एक्सप्लोर सम मोर सब्जेक्ट एज वेल। बट और जैसा कि आपने कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछा, तो अगले 4 दिनों में, ठीक है, अगले 4 दिनों में आपको कंप्यूटर साइंस विद पाइथन मिल जाएगी 11th एंड 12th दोनों के लिए। ठीक है, 11th एंड 12th बेसिकली एडिटिंग का कुछ स्टेप बाकी है, 11th क्लास की तो रिकॉर्ड भी हो चुकी है, 12th क्लास रिकॉर्ड करना है, एडिटिंग का स्टेप बाकी है। अगले 4 दिनों में नाडोस पे पर डल जाएगी कंप्लीट। सुनीता अरोड़ा नाम की बुक है, अगर कंप्यूटर साइंस में कोई प्रिपरेशन करता है 11th एंड 12th के लिए तो उनको पता होगा कि बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है हमने। सो इसका पूरा कंटेंट 11th एंड 12th का नाडोस पे अवेलेबल हो जाएगा विद इन 4 डेज, विद इन 4 to 5 डेज। ठीक है, तो हमने इसका भी प्लान करा हुआ है। जैसा मैंने बताया टेक गाय है, तो उसके लिए आपने हार्ड में कोर में बचा रखा है कुछ ना कुछ, चारों वर्टिकल्स में कुछ ना कुछ इसके लिए बचा रखा है। ठीक है, सो ये सर्टेनली मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, और कोई? हाँ तो आर डी शर्मा, आप आर डी शर्मा के बारे में पूछे हो। आर डी शर्मा को हमने कंसिडर करा हुआ है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप पे हम काम करेंगे। हाँ जी, आर डी शर्मा तो इट्स लाइक द किंग, उसको सबसे पहला लाइक एनसीईआरटी के बाद तो आर डी शर्मा ही आएगी, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। तो ये तो रही बात सर हमारे कंटेंट की। तो अब आप मुझे अगर एक फ्यूचर प्लान बता पाएं कि किस तरीके से आगे विद इन मतलब आप लगा लीजिए विद इन 1 वीक क्या क्या पेप कोडिंग नाडोस पे अवेलेबल करवा देगा, क्या क्या आ जाएगा 1 वीक तक? अगर मैं 1 वीक की बात करूं, अगले 1 वीक की, तो केमिस्ट्री का 11th एंड 12th, ठीक है, कंप्लीट डल जाएगा। 11th एंड 12th कंप्लीट है। ठीक है, सीबीएसई के लिए बात कर रहा हूं मैं अभी सबसे पहला स्मॉल सब एटॉमिक गोल्स हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीबीएसई पे काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी पे काम करें बेसिकली, राइट। अगर मैं एकदम टू बी प्रिसाइज बोलूं तो एनसीईआरटी पे काम करें। तो 11th एंड 12th का अगले इस वीक में कंप्लीट डल जाएगा। ठीक है, कंटेंट पूरा बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ एडिट करके नाडोस पे अपलोड करना है, राइट। सुनीता अरोड़ा इस वीक डल जाएगी, है ना, इस वीक डल जाएगी सुनीता अरोड़ा 11th एंड 12th दोनों। ठीक है, ये भी कंप्लीट। बेसिकली इसमें एडिटिंग स्टफ बाकी है, इसमें थोड़ा ज्यादा काम बाकी है, बट वी आर श्योर कि हाँ, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है कि डल जाएगी। ठीक है, इस वीक के एंड तक डल जाएगी। और दूसरी चीज ये बायोलॉजी, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, हालांकि ये मैम का सब्जेक्ट है, बट आई एम अवेयर फ्रॉम दैट कि आई एम श्योर, आई थिंक मैम ये 11th कंप्लीट हो जाएगा, राइट जी बिल्कुल, एंड 12th भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 12th एंड चलना 12th स्टार्ट का, हो जाएगा। हाँ 12th का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 12th का स्टार्ट हो जाएगा, बट 11th कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड मैथ्स के लिए कंप्लीशन तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इट, अभी डल रहा है। तो 11th का कंटेंट, 11th चैप्टर कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा, बट ये बोलूंगा कि 80% के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी और फिजिक्स भी, बाकी ये तो सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दिया हमने। मतलब ऑल एंड ऑल बोलूं ना, मैं तो 11th का ऐसा बोल सकता हूँ कि 90% डल जाएगा, 11th का 90%, जिसमें मैं केमिस्ट्री को इंक्लूड करूंगी क्योंकि वो कंप्लीट डल रही है, सुनीता अरोड़ा कंप्लीट डल जाएगी, एंड बायोलॉजी के 11th कंप्लीट हो जाएगा 100%, एंड मैथ्स भी 100% हो जाएगा। तो मैं अगर एवरेज बोलूँ ना, तो 90% 11th क्लास का कंटेंट कम हो जाएगा। Okay. ठीक है, So within 1 week we can expect 90% 11th का कंटेंट ऑन नाटोस। तो Yes, अगर सपोज certainly. जितने भी हमारे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, अगर आपके कोई भाई बहन है छोटे जिनको ये चीज़ हेल्प, ऑब्वियस चीज़ हेल्प करेगी ही करेगी, तो
क्योंकि मोस्टली हमारे जितने भी व्यूअर्स आते हैं दे आर मोस्टली लाइक कोडिंग रिलेटेड, बट कॉलेज सिंस स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स एग्जैक्टली, बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको ये हल्की सी गाइडेंस की ज़रूरत है एंड किसी वीडियो देखने की ज़रूरत है जो भी हम लाइव कर रहे हैं। तो ये देखते ही उनका आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी चीज़ें आगे के लिए क्लियर हो जाएंगी। एंड इनफैक्ट हम हर हफ्ते आएंगे शिरीष सर और मनीषा मैम दोनों के साथ, हर हफ्ते आएंगे, हर हफ्ते डिस्कशन करेंगे कि क्या आने वाला है, क्या आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं, एंड exactly what's coming up on Nardos, what's upcoming insights on Nardos। हर वीक मैम के साथ और सर के साथ हम यहाँ पर आएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो हर हफ्ते आप मैम जैसे मैंने कहा कि आएंगे, आप पूछ सकते हैं हर हफ्ते आके। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा यार अपने फैमिली ग्रुप्स में इनफैक्ट, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कोई गाँव में जिसको इस चीज़ की हेल्प हो, अगर उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, जो क्योंकि सिंस एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री ऑफ चार्ज, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, सिर्फ एक नार्डोस पे साइन अप और सारा का सारा कंटेंट आपके लिए, सारा कंटेंट आपके लिए। जो भी हम टेस्ट सीरीज लाएंगे वो कंप्लीट टैब में दिख जाएंगी स्टूडेंट्स को, जो भी हमारा कंटेंट आएगा वो कंटेंट टैब में दिख जाएगा स्टूडेंट्स को। एंड इस चीज के साथ आई थिंक आज के लिए आयुष्मान, मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। देखो यार, हम लोग ज्यादातर हमारी जो अभी ऑडियंस है वो टेक गाय ही हैं सारे। तो यार आप लोगों ने कभी ना कभी 11-12 वाली जर्नी जरूर फील करी होगी। तो अगर जरा सा भी फील करी होगी ना वो 11-12 वाली जर्नी, एक बार याद करो, आपको जरूर याद आएगा कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा था जिसको कंटेंट की जरूरत थी, है ना। हो सकता है आप लोग कहीं कोचिंग ले रहे होगे, या फिर आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों को याद होगा कि आपने कितना संघर्ष किया था कंटेंट के लिए, है ना। ऑर्गेनाइज कंटेंट की कमी कभी महसूस होती थी, कभी बुक्स की कमी महसूस होती थी, है ना। तो उसके लिए क्या करो, अगर ऐसे लोगों को अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी मेंटरशिप का एक प्रोग्राम चलाया कि बच्चों की मदद करो, बेसिकली 4 स्टूडेंट्स को पिक कर लो। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि यार अगर आपकी एक ही वीडियो शेयर करने से किसी बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है ना, तो इससे बेटर काम आई थिंक कोई भी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जिस जरूरतमंद को फिगर आउट करके उसे सिर्फ वीडियोस बताना है कि हाँ यार कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो मेहनती होगा, डेडिकेटेड होगा, तो सर्टेनली वो बहुत स्मूथ तरीके से कंप्लीट करेगा कंटेंट। सो दैट इज इट। आयुष्मान, Okay. thank you for providing me opportunity to say something. Thank you so much, sir. It was lovely having this discussion with you, ma'am, and sir with you as well. बहुत मजा आया, बहुत कुछ चीज़ें सुनने को मिली। इनफैक्ट मैं भी थोड़े एक पॉइंट पे जेलस हो गया था कि अगर ये गाइडेंस मुझे अपने टाइम पे मिल जाती तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ जाती, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दे देते। हम सब होता है आयुष्मान, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप एग्जैक्टली आगे जाके यही लगता है कि काश ऐसा कर लिया होता, सबके साथ। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। बट एक और चीज मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि पेप कोडिंग इज ऑर्गेनाइजिंग अ मेगा कॉन्टेस्ट। उसमें हम 50,000 तक के वर्थ प्राइस पूल अमाउंट दे रहे हैं। एक कोडिंग कॉन्टेस्ट होगा, उसमें बच्चे बैठेंगे एंड जो भी टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे उनको सबसे पहले प्राइज मनी दिया जाएगा 50,000 का। जो टॉप परफॉर्मर रहेंगे उनको 25,000 का प्राइज मनी, जो फर्स्ट रनर अप रहेंगे उनको 15,000 का प्राइज मनी, एंड जो सेकंड रनर अप रहेंगे उनको 10,000 का प्राइज मनी। एंड जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको हमारी तरफ से फ्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो उसका गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला है। whoever is interested, they just need to fill out the Google form। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका प्रॉपर प्रोसीजर उसी गूगल फॉर्म के अंदर मेंशन्ड है। एक बारी पढ़िए, नार्डोस पे साइन अप कीजिए। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन। इतनी ज्यादा आपने नॉलेज शेयर करी, एंड आई होप मोर एंड मोर CBSE स्टूडेंट्स इसको देखें और एक हल्का सा गाइडेंस उनको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू as well। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। गुड नाइट। हो गया।